Hello class 8th, welcome with the fourth part of the revolt of 1857. 1857 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी जगी थी 1857 में मंगल पांडे, जो कि एक खुद सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी के। ओके, उन्होंने मना कर दिया कि वो गाय या जो पिग है, सुअर है, उनके बने हुए जो कारतूस हैं उसमें जो ग्रीसिंग है वो उनके फैट की है, और इसकी मना करने की वजह से उन्हें फांसी दे दी गई कि वो रिवोल्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक विद्रोह कर रहे हैं एक कंपनी के अगेंस्ट में। ये विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते हमने पढ़ा था इसके बहुत सारे अलग अलग कॉजेस थे। जस्ट बिकॉज कि ये कोई भी जब विद्रोह किया जाता है तो उसका कोई एक रीज़न नहीं होता, या कोई वो तुरंत इमीडिएट कोई उसका कारण नहीं आ जाता, वो कुछ टाइम से मन में बनता रहता है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अपने में हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम ये करने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, अब बस, अब हमें हमारा हक चाहिए, अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो सही कर रहा है तो भी वो गलत होता है, वो गलत कर रहा है तो भी वो गलत करता है। एक रिकैप लेते हैं फटाफट से। हम लोगों ने पढ़े थे पॉलिटिकल इश्यूज, जिसमें कि जो राजनीतिक तौर पे जो राजा, नवाब या रानी थी, इनके राज्य को हड़पा जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स। सेकंड कारण था हमारा इकोनॉमिकल, कि जो लोग हैं, जो वहाँ की जिनको कि दिया जाता है ना एक्सेस सपोर्ट दिया जा रहा था, वो इंडियंस नहीं थे बल्कि सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। इंडियंस को से जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा था उस पर भी टैक्स नहीं दिया जा रहा था, उनको कहीं ना कहीं हर तरीके से लॉस हो रहा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मिलिट्री कॉसेस। मिलिट्री कॉसेस में था कि जो इंडियन सिपाही होते थे उनको सिर्फ हवलदार, सिपाही या फिर बहुत ज़्यादा तो एक सूबेदार तक की पोस्ट दे दी जाती थी, उससे आगे उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिबेलियंस के मन में एक बात आ गई थी कि हमें क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और ये सारे कॉजेज लेके और इमीडिएट कॉजेज बने जो मंगल पांडे ने, जो कि हमारे रिलीजियस, सोशल, धर्म हर तरीके से, ये बाकी तो छोटे छोटे कॉजेज चल ही रहे थे लोगों के मन में, लेकिन ये एक कॉज आ गया जिसमें कि हम जो रिबेलियंस हैं, जो विद्रोही हैं, वो सारे एकजुट होने पे मजबूर हो गए, क्योंकि बात आ चुकी थी अब तक धर्म पे। हिंदू या मुस्लिम दोनों की बात थी। अगर वो किसी एक का फैट लगाते, जस्ट सपोज कि वो गाय का फैट लगाते, तो वो गाय का जो गाय खाना या गाय का फैट या गाय को हम क्या मानते हैं, हिंदू माँ मानते हैं, है ना। तो अगर हम उनकी चीज़ों को यूज़ करते तो सिर्फ हिंदू रिवॉल्ट करते। अगर सिर्फ सुअर की चीज़ों जो चर्बी है, फैट है, उसको ग्रीस की तरह यूज़ किया जाता तो सिर्फ मुस्लिम रिवॉल्ट करते। लेकिन हुआ क्या, सस्ता होने की वजह से, सस्ता करने की वजह से कि हमारे जो कारतूस हैं उनकी जो ग्रीसिंग है वो सस्ते से सस्ते में हो जाए, इस वजह से उन्होंने गाय और सुअर दोनों की चर्बी का यूज़ किया, दोनों के फैट का यूज़ किया उसकी ग्रीसिंग करने में, कारतूस की ग्रीसिंग करने में। क्लियर। तो ये कॉजेज दो अलग अलग कम्युनिटी को हर्ट कर रहे थे, उनके रिलीजियस, उनके सोशल चीज़ों को हर्ट कर रहे थे। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। इस पार्ट में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्प्रेड कैसे हुआ, इतना ज़्यादा पूरे अलग अलग जगहों पे कैसे फैल गया, और दूसरा पढ़ेंगे कि इसके फेलियर के क्या कारण थे, और लास्ट में पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुआ। फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कुछ भी नया कुछ गेम खेल रहे हो, आप भले उसमें हार जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको क्या होता है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इम्पैक्ट उसका पड़ जाता है कि हम कैसे जीत सकते थे, हमने कहाँ गलतियाँ करी। यही सारी चीज़ें हमारे रिबेलियंस के थ्रू भी हुई थी। उन्होंने मान तो लिया था कि हम हार चुके हैं, या वो हार चुके थे, क्योंकि मोस्टली जितने उस टाइम के रिबेलियंस थे उनको या तो फांसी दे दी गई थी या तो मार दिया गया था, और आम जनता के मन में डर बना दिया गया था कि अगर कोई कंपनी के खिलाफ खड़ा होगा तो उसे इसी तरीके से परेशान किया जाएगा या उसे मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम जनता भी ठंडी पड़ गई थी। लेकिन ये जो 1857 है, 1857 से मार्च से लेके 1858 झांसी की रानी की डेथ के साथ ये थोड़ा सा दब गया था, 18 जून 1858 तक। तो लगभग 1.5 ईयर का ये रिवॉल्ट चला था लगभग। पढ़ते हैं कि इनके स्प्रेड कहाँ कहाँ हुए थे और स्प्रेड का जो तरीका था वो कैसा था।
सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम अपनी मंगल पांडे से। तो मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी के थे, बैरकपुर छावनी के थे, जो कि मेरठ में पड़ती है। ओके, नेक्स्ट रिवॉल्ट हुआ था सेम टाइम पे ही 1857। ये हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये हुआ था। चलिए, नेक्स्ट हुआ था झांसी की रानी, हम सबको पता है झांसी की रानी का रिवॉल्ट हुआ था, जो कि झांसी में हुआ था। क्लियर। थर्ड हुआ था बेगम हजरत महल। हजरत महल कर बेगम थी, नवाब की डेथ हो चुकी थी और उनका बहुत छोटा बेटा था। सेम जो कंडीशन झांसी की रानी की थी वही कंडीशन बेगम हजरत महल की थी। तो ये कहाँ की थी? ये लखनऊ के नवाब थे। ओके, तो इनके हस्बैंड जो थे वो लखनऊ के नवाब थे। तो ये कहाँ की बेगम मानी गई है? लखनऊ की। तो इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया था लखनऊ में। चलिए, फोर्थ आ जाते हैं नाना साहेब बिठूर, जो कि कानपुर जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट था, उस टाइम पे अलग था, आज ये कानपुर नगर के अंडर में आता है। तो नाना साहेब जो थे, इनको जो वहाँ बिठूर के नवाब थे, जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, ओके, उन्होंने इनको गोद लिया हुआ था और ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को मना कर दिया था, जो चीज़ झांसी की रानी के साथ करी थी कि दामोदर राव उनका बेटा नहीं माना जाएगा, उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा झांसी का, क्योंकि वो अडॉप्टेड है। सेम वही कंडीशन नाना साहेब की थी। और नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब झांसी की रानी के मुंह बोले भाई थे, वहीं पली बड़ी थी ये। तो बाजीराव पेशवा के जो ये पुत्र थे जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था, इनके साथ ही ये खेली बड़ी थी। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में रिलेशन था। नेक्स्ट आ जाते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये बिहार के थे। इन्होंने रिवॉल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में। ओके, क्योंकि इनकी जो ज़मीनें थी वो ब्रिटिशर्स जब्त कर रहे थे, इनके मजदूरों से ज़बरदस्ती जो अफीम और जो भी ड्रग्स होते हैं वो उगाने की कोशिश करवा रहे थे खेतों में। तो इन्होंने वहाँ पे रिवॉल्ट किया था बिहार में। तो ये आप देख रहे हो लगभग नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में धीरे धीरे ये चिंगारी बढ़ गई थी कि ब्रिटिशर्स को कैसे भी करके हमारे देश से जाना पड़ेगा, वो उनको बाहर निकालने के लिए एकजुट हो चुके थे। चलिए, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। ये क्या था? ये टॉपिक है स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट। ये जो रिवॉल्ट है ये कैसे स्प्रेड हो गया वन बाय वन सबके, क्योंकि हुआ क्या, जब जैसे झांसी की रानी है, बैरकपुर है, मेरठ का जो हुआ, ठीक है, मेरठ का। अब इसमें जो बैरकपुर या झांसी की रानी का था, झांसी की रानी का अपना एक मोटो था कि मुझे मेरा क्षेत्र बचाना है, मुझे मेरा रीजन बचाना है और कुछ नहीं, मुझे मेरे प्रजा के साथ रहना है। ठीक है, सेम वही चीज़ हजरत महल की थी कि उनके नवाब जो थे वो मर चुके थे, बेटा वाजिद अली खान था जो कि बहुत छोटा था और जो कि अभी रूलिंग करने के पक्ष में नहीं था, वो नहीं कर सकता था, बहुत छोटा था। नाना साहब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कुंवर सिंह के बारे में बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, धीरे धीरे लोगों के मन में उफन रही थी कि आज अगर ये इनके साथ हो सकता है तो कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है। इस तरीके की जो मेंटेलिटी थी वो धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम दोनों में आ रही थी कि ऐसा ना हो एक टाइम ऐसा आए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें बाहर निकाल दें और खुद रूलिंग करें। और यही कंडीशन जो उस टाइम, और रूलिंग एक तरीके से वो कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी जो नाम के नवाब या राजा लोग थे वो भी नहीं बचेंगे। और फाइनली ये लास्ट तक उन्होंने ये चीज़ कर ही दिया था कि सारे नवाब सारे राजा लगभग ख़त्म ना के बराबर हो चुके थे। तो यहाँ तक ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, यहाँ एक और नाम आता है 6 नंबर पे, बहादुर शाह जफर। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है। बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, क्योंकि जो हमारा मुगल एम्पायर था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स आ चुके थे, लेकिन मुगल एम्पायर अभी भी, हमारा जो मुगल रूलर्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू थे। तो उनके जो लास्ट रूलर हैं बहादुर शाह जफर,
इन्होंने भी जो रिबेलियन थे उनकी बात मानी और बोला कि ठीक है आप करो और हम उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी को अगर कोई विद्रोह होता है तो सबको एक नेता की ज़रूरत होती है। जस्ट सपोज कि 1857 की क्रांति में सब कुछ सही हो गया होता, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए होते, जस्ट सपोज तो चले गए होते, तो उसके बाद भी तो हमें कोई रूलर की ज़रूरत थी, किसी लीडर की ज़रूरत थी जिसके अंडर में हमारा देश काम करता, जिसके अंडर में, जिसके शेड में हमारा देश रहता। तो उस टाइम पे जितने ये सारे रिबेलियंस थे मेरठ के और जगह जगह के, उन्होंने बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट करी कि देखिए मुगल एम्पायर तो अभी भी आप हैं हमारे देश के, तो आप हमारा साथ दीजिए, आप जो अंग्रेज़ हैं उनको बोलिए कि ठीक है ये रिबेलियंस सही काम कर रहे हैं और जब वो अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो आपको राजा हम बना देंगे, आपके नाम पे हम लड़ रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने हाँ कर दिया। इनको 1857 में ही 1857 में ही इनको कैप्चर कर लिया गया इनके ही किले से और वहाँ से इनको पकड़ के रंगून, जो कि आज म्यांमार है, वहाँ पर भेज दिया गया और लगभग 4 से 5 साल बाद 1862 में इनकी डेथ हो गई वही रंगून की जेल में। इनके 2 बेटे थे दिल्ली में ही, जब इनके ऊपर तो फिर भी थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई, 4 साल तक इन्हें जिंदा रखा गया जेल में, लेकिन इनके जो 2 बेटे थे उनको तुरंत का तुरंत वहीं किले में ही मार दिया गया। क्लियर? तो ये रिवॉल्ट चलता जा रहा था, स्प्रेड हो रहा था, लेकिन कोई इसका इम्पैक्ट, कोई इसका जो कारण है वो उभर के सामने नहीं आ रहा था कि हम जीतेंगे या नहीं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट की कि फेलियर क्या हुए इस रिवॉल्ट के, क्यों ये इतना, जब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, इतने सारे नवाब, इतने सारे राजा मुगल एम्परर तक जब मिलके इसमें काम कर रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा रिवॉल्ट लगभग 14 to 16 मंथ में ही खत्म हो गया। बात करते हैं फेलियर की। फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट का फेलियर होने का रीजन क्या है, खत्म क्यों हो गया? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात है नो यूनिटी। सबसे पहली बात क्या है? नो यूनिटी। हर कोई अपना राज्य बचा रहा था, हर कोई अपना क्षेत्र बचा रहा था, ना कि सबने ये कोशिश करी थी कि चलो सारे एक हो जाते हैं और फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी, बहुत लेस थी। इवन उनके भी जो आर्मी थी उसमें इंडियन सिपाहीज थे जैसे मंगल पांडे, तो इस वजह से यूनिटी नहीं थी, जो कि सबसे बड़ा रीजन था इस रिवॉल्ट के फेल होने का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नॉट वाइड स्प्रेड। आप देख रहे हो ये जितने हम लोगों ने बात करी, मेरठ, झांसी, बिहार, ये लगभग सारे नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया के ही पार्ट हैं, दिल्ली, ठीक है। साउथ इंडियन को या साउथ जो रीजन्स थे उनको इससे, इस रिवॉल्ट से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। अब इसका असर क्या पड़ा कि जब अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, रिवॉल्ट कहाँ हो रहा है? लगभग सिर्फ इतने एरिया में, यहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा है, यहाँ बीच में, यहाँ पे। अब जब सिर्फ यहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा है तो नीचे का एरिया तो खाली है, और नीचे की जो सेना है, और क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश आर्मी म्यांमार तक फैली हुई थी, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा कुछ उसके एरिया में आता था, तो ये जब यहाँ पे उसकी आर्मी खाली है, यहाँ पे आर्मी है, तो आप जब यहाँ पे सिर्फ रिवॉल्ट करोगे तो उसका रीजन क्या होगा? वो आपको दबा देंगे। अगर यही रिवॉल्ट यहाँ भी होता, यहाँ भी होता और यहाँ भी एक साथ फैला होता, तो ब्रिटिशर्स उसको नहीं कंट्रोल कर पाते और शायद उसी टाइम वो इंडिया छोड़ के चले जाते। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉप पॉइंट है फेलियर का, वो क्या है? नॉट वाइड स्प्रेड। वो एक साथ बहुत सारी जगहों पे उन्होंने रिवॉल्ट नहीं किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉट हैव वेपन्स एंड रिसोर्सेज। इनके पास प्रॉपर एडिक्वेट, जो बिल्कुल सही वेपन्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं,
पैसा कहाँ से आएगा, सैनिक कहाँ से आएंगे, तलवारें कहाँ से आएंगी, इसका कोई भी जो एक सोर्स था, प्रॉपर सोर्स, वो इनके पास नहीं था। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, उनके पास नए नए तरीके की बंदूकें थी, तोपें थी, ठीक है, ट्रेंड, वेल ट्रेंड उनके पास सिपाही थे, है ना। तो इसका असर क्या पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था जब आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट में, कि जब नाना साहेब 20,000 की सेना लेके आ गए, जस्ट सपोज कि 20,000 की सेना लेके आए और अंग्रेजों के पास कुछ हजार या कुछ 100 में ही सैनिक थे, उसमें से भी उन्होंने आधे सैनिक जो तात्या टोपे हैं उनके पास भेजा था, नाना साहेब के पास, और ब्रिटिशर्स जीत गए थे और वो 20,000 की सेना हार गई थी तात्या टोपे या फिर नाना साहेब की। क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वेपन या प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, या जो सिपाही थे वो 20,000 वो वेल ट्रेन्ड सिपाही नहीं थे, वो बस जुनून में निकल पड़े थे कि हाँ हमको अपने देश को आज़ाद कराना है, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, और वो उतने ट्रेंड नहीं थे जितने कि ब्रिटिशर्स थे। क्लियर, तो एक ये भी रीज़न था। नेक्स्ट रीज़न आता है हमारा वीक लीडरशिप। वीक लीडरशिप मतलब जो लीडर्स थे वो भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, या उनकी पहुंच भी इतनी ज़्यादा, जैसे झांसी की रानी बहुत नाम आता है, लेकिन उनकी लीडरशिप कहाँ मात खा रही थी कि जब भी वो किसी से हेल्प लेने के लिए जाती थी तो उनको प्रॉपर हेल्प नहीं मिलती थी, है ना। उनको उस तरीके से, भाई एक महिला थी, बच्चे के साथ थी, वो कितना करती। ऐसे ही जब कुंवर सिंह ने बिहार में किया, उनकी कहीं ना कहीं जो बहादुर शाह जफर थे वो भी बूढ़े हो चले थे, उनकी भी लीडरशिप में उतनी नहीं योग्यता थी कि वो कर सकें ये सारी चीज़ें। तो एक रीज़न ये भी आता है। नेक्स्ट एक रीज़न आता है लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी, लैक ऑफ प्लानिंग। क्लियर, लैक ऑफ प्लानिंग मतलब उनके ऊपर ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे हैं, उनको पता है कि अभी हमारा धीरे धीरे उनसे मनमुटाव चल रहा है, हो सकता है आगे चल के वो हमारे ऊपर अटैक कर दें, तो ये नहीं कि वो प्लान पहले से करके रखें, वो इमीडिएट प्लान बनाते थे कि अब भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वो देखो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ये भी एक रीज़न था। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट पार्ट का जो कोऑर्डिनेशन था, नॉट कोऑर्डिनेट डिफरेंट पार्ट। मैंने आपको बताया जो साउथ था वो बिल्कुल अलग था, बंगाल एरिया बिल्कुल अलग था, जो रिवॉल्ट हो रहे थे वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हो रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन नहीं था कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलके उनके ऊपर अटैक करें। जैसे झांसी की रानी का जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो उसमें आता है कि वो ग्वालियर के राजा के पास हेल्प मांगने के लिए गई थी और उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया था। तो ये क्या दिखाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि जो हमारे नवाब थे, राजा थे, उनके बीच में खुद में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जो कि रीज़न बना 1847 के फेलियर का। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए कि हमारा जो रिवॉल्ट है वो फेल क्यों हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट को, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट। ये जो रिवॉल्ट हुआ, ये इतने लोग इसमें मारे गए, इतनी सेनाएं मारी गई, ठीक है, तो कुछ तो इम्पैक्ट ये छोड़ता, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा हमारा हो चुका था, हमारा समाज सोशल जो है वो ऐसा हो चुका था कि जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो एक दूसरे तक पहुंचने लगी थी, कम्युनिकेशन बन चुका था अभी तक। तो यहाँ पे आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट। इम्पैक्ट क्या हुआ रिवॉल्ट का? एक बात यहाँ से बताऊँ मैं आपको कि जो इम्पैक्ट था वो क्या, पहला इम्पैक्ट जब ये इतने लोग मरे, जब एक साथ इतने सारे रिबेलियंस, इतने सारे नवाबों ने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, तो एलिजाबेथ जो कि क्वीन थी ब्रिटिश की, उनके पास ये बात पहुंची और एलिजाबेथ ने साफ साफ ये बात बोली कि 1857 की क्रांति के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रूलिंग करने ट्रेड करने के पर्पज से गई थी और रूलिंग करने लगी थी वहाँ पे, तो उसका वहीं पे जो एरिया है, जो उसका रिस्पॉन्स जो भी है चीज़ें ना, जो अथॉरिटीज़ है वो ख़त्म की जाती हैं और वहीं से इस्टेब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश रूल, ठीक है, या आप कह सकते हो क्वीन रूल। वहीं से एलिजाबेथ ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया था
रानी का नया रूल स्टार्ट हो गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर रही थी, बल्कि 1857 की क्रांति के बाद जो महारानी एलिजाबेथ है इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, उनका रूलिंग स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट वॉज द लैंडमार्क इन हिस्ट्री। इट वॉज द लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। ये इंडियन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन गया। आज भी हम बात कर रहे हैं, आज से 200 साल पहले लगभग ये हुआ है, और उसके बाद भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक लैंडमार्क बन गया था 1857 की क्रांति। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वॉर। इट डिस्क्राइब्ड as the first war of independence। इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर कहा जाता है, इंडिया की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? 1857 को। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। अभी तक क्या हो रहा था? 1857 की क्रांति के पहले क्या हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? जितनी मजेदार चीजें होती थी, टैक्स लेना है हमको, जो राज्य है किसी का वो एनेक्स करना है, हड़पना है, तो वो कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती थी कि कहीं पे अपनी प्रजा के लिए कोई चीज़ बनवानी है, कैनल्स बनवानी है, इरिगेशन का काम करवाना है, उनकी हेल्प करनी है, तब वो काम कौन करता था? तब वो काम इंडियन नवाब या इंडियन रूलर्स करते थे। तो क्वीन जो रूल हुआ, जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने बोला आज के बाद इंडिया में कुछ भी होगा, कोई भी चीज़ का टैक्स होगा या टैक्स दिया जाएगा, कैनल्स बन, कुछ भी काम होगा, वो कौन करवाएगा? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाएगी, ना कि जो नवाब और रूलर्स हैं उनके भरोसे बैठा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहीं पे एक बात आती है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ एक्ट ऑन 1858 विच द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड द पावर। यहीं से एंड हो गया पावर, और ये कहा जाता है, इसको टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसे इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लोगों को समझ में आ गया था कि हम ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल सकते हैं, हम उनका राज्य खत्म कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि ब्रिटिशर्स का एंड हो जाना चाहिए हमारी कंट्री में। ठीक है, started thought that British or the East India Company had done। उनका काम अब खत्म हो चुका है, अब उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। चलिए एक लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन्स। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजन, किसी के धर्म को आहत नहीं किया जाएगा, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, और किसी भी तरीके के का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो ये 7 पॉइंट हैं आपके डिस्क्रिमिनेशन, यहां पे लिख देती हूं 7th पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस फैक्ट्स। किसी भी तरीके के किसी धर्म से, किसी समाज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जो इंडियन सिपाही हैं उनको भी उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग हाई पोजीशंस दी जाएंगी, और किसी के भी धर्म को आहत नहीं किया जाएगा, किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी 1857 से। आपने समझ लिया क्यों हुआ था, स्प्रेड कैसे हुआ, फेलियर क्यों हुआ, एंड फाइनली कि इसका जो इम्पैक्ट था वो क्या पड़ा।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 फिनिश होता है, सॉरी चैप्टर 7 फिनिश होता है, पार्ट 4, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर को, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको बार बार रीड करिए, इन पॉइंट्स को राइट भी कर लीजिए अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस में है, यूजफुल है आपको याद करने में। इस पूरे चैप्टर का एक नोट्स बन जाएंगे आपको इन पॉइंट्स के थ्रू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। रीडिंग करते रहिए और एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। थैंक यू।